तो फ्रेंड्स, ये सुगम हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 है। तो यहाँ पे हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले हमने अति लघु देखा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम लिखे। विभिन्न सदस्यों पर उनके क्या विचार थे, विभिन्न समस्याओं पर उनके क्या विचार थे। तो उत्तर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, के एम मुंशी, बी एन राव आदि। तो इस सभा के प्रमुख सदस्य थे, यानी ये जो थे क्या बोलते हैं, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। तो इसमें से मतलब कुछ जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कुछ 3-4 नाम, क्योंकि यहाँ पे आदि लगा हुआ है तो कुछ नाम अगर याद ना भी हो तो भी चलेगा। तो ये सब सदस्य थे। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सभी सदस्यों के लिए पृथक पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा संरक्षण का प्रस्ताव रखा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जितना मतलब समुदाय है उसके लिए अलग अलग चुनाव हो, अलग अलग चुनाव की व्यवस्था हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये मतलब कि ऐसा प्रस्ताव रखे, परंतु सरदार पटेल तथा अन्य ने इसका विरोध किया। संविधान सभा ने सभी समुदाय के सदस्यों को समान रूप से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकार देने का निर्णय लिया। कानूनी तौर पर सभी को समान माना गया। समानता के सिद्धांत का पालन पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक तथा हरिजनों के लिए भी किया गया। पिछड़े वर्ग के साथ किए गए भेदभाव को समाप्त करने के लिए इनको राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक अधिकार तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये संविधान सभा के जो सदस्य उनके द्वारा किए गए कार्य है और संविधान सभा के सदस्यों पर लिखा हुआ। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मताधिकार किस प्रकार पश्चिमी मताधिकार से भिन्न था। तो देखिए, भारतीय मताधिकार में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का पालन किया गया है, यानी जो 18 वर्ष से ऊपर होते हैं वैसे उनको वयस्क बोलते हैं। लेकिन उस समय क्या था, इसके अनुसार 21 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को बिना लिंग, धर्म, जाति, वर्ग भेद के मताधिकार दिया गया था। ठीक है, चाहे वो कोई भी लिंग हो, कोई भी धर्म जाति का हो, तो बिना मतलब समानता के आधार पर वोट देने का अधिकार दिया गया था। वर्तमान समय में मताधिकार की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, जबकि कई देशों में यह अधिकार आरंभ में केवल धनी पुरुषों को ही दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कई देशों में क्या व्यवस्था था, लेकिन अपने भारत में मताधिकार से रिलेटेड इतना लफड़ा नहीं था। ठीक है, बाद में शिक्षित पुरुषों को, फिर मजदूरों को और आखिर में महिलाओं को यह अधिकार मिला, यानी कई संघर्ष के बाद ऐसा हुआ वहाँ पे। अदर देशों की बात करें तो ब्रिटेन में मताधिकार काफ़ी लंबे संघर्ष के पश्चात समाज के सभी वर्गों को मिला था। तो इस प्रकार भारतीय मताधिकार पश्चिमी मताधिकार से भिन्न था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भारत की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का पालन किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के पक्ष में सभा के अधिकांश सदस्य क्यों नहीं थे। पृथक निर्वाचन, जो अलग अलग मतलब अलग समुदाय का अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, तो इसके पक्ष में सभा के अधिकांश सदस्य क्यों नहीं थे। क्योंकि ऐसे क्या है कि अगर अलग अलग मताधिकार होगा अलग अलग समुदाय के लिए, तो वैसे समानता का वहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, मतलब अपनापन दिखेगा नहीं, तो वैसे हिंदू मुस्लिम जो है ना वो अलग अलग बट जाएंगे, तो एकता वहाँ पे दिखेगा नहीं, एकता में बाधा है। जैसे ही देखिए, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सभी समुदाय के लिए पृथक पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा संरक्षण का प्रस्ताव रखा, परंतु अधिकांश सदस्यों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे समझ गए कि यदि ऐसा हुआ तो देश फिर हिंदू मुस्लिम के खेमों में बट जाएगा तथा एकता के मार्ग में बाधा आ सकती। 4 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों को क्या क्या अधिकार मिले। तो संविधान सभा में केंद्रीय तथा राज्य के अधिकारों को लेकर लंबी बहस के पश्चात सभा ने दोनों के अधिकारों से संबंधित 3 सूचियां बनाई। तो 3 सूची है, वैसे इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना भी है। पहली संघ सूची, जिसमें केवल केंद्र सरकार का अधिकार होता है, इसमें कई महत्वपूर्ण विषय रखे गए। तो ये पहली संघ सूची होता है, संघ सूची जिसमें केवल केंद्र सरकार का अधिकार होता है। इसमें कई महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं, जैसे रक्षा, विदेश, संचार। दूसरी राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार का अधिकार होता है, इसमें कम विषय रखे गए हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था। तीसरी समवर्ती सूची बनाई गई है, जो दोनों के अधीन रखी गई, जैसे वन, कृषि। परंतु समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रों को ज़्यादा नियंत्रण दिया गया है। विभिन्न राज्यों के जो खनिज पदार्थों
पदार्थ हैं तथा प्रमुख उद्योगों को केंद्रीय सरकार के अधीन रखा गया है। तभी तो अभी देख रहे हैं जैसे मोदी सरकार है, तो इन सभी का भरपूर लाभ ले रहे हैं। अभी देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी भाषा को क्यों अपनाया गया। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीयों को पूरे देश में एक आम भाषा की ज़रूरत थी, लेकिन ठीक है, जैसे स्वतंत्र हुआ भारत तब भारतीयों को पूरे देश में एक आम भाषा की ज़रूरत थी, लेकिन हिंदी ऐसा नहीं था। क्योंकि अगर तमिलनाडु की तरफ बात करें, दक्षिण की तरफ बात करें, तो हिंदी बोलने वाले लोग नहीं हैं, तो वो हिंदी को समझते नहीं हैं वो लोग। लेकिन हिंदी ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि दक्षिण भारतीय इसे अच्छी तरह से नहीं जानते थे, और दक्षिण भारत में अंग्रेजी का बोलबाला था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद भी भारत में अंग्रेजी का उपयोग जारी रहा, क्योंकि गैर हिंदी भाषी राज्यों से उनके द्वारा समझी जाने वाली भाषा की मांग की जा रही थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो पोट्टी श्रीरामुलु ने आंध्र नाम से एक अलग प्रांत बनाने की मांग की थी। वे एक गांधीवादी थे। अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल किया। उनके अनशन का अनेक लोगों ने समर्थन किया। उनकी मांग का समर्थन करते हुए लोगों ने जुलूस निकाला और हड़ताल किया। लगभग 2 महीने के अनशन के पश्चात पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। इसके बाद लोगों का विरोध बढ़ जाने पर सरकार ने तेलुगु भाषी प्रदेश की मांग मान ली। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नामक एक नए प्रांत का निर्माण हुआ, जो भाषा के आधार पर बना पहला प्रांत था। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित राज्यों के नाम उनकी गठन तिथि के साथ लिखना है। आज़ादी के बाद जब राज्यों के पुनर्गठन की बात सामने आई, तब भाषा के आधार पर राज्य की मांग जोर पकड़ने लगी थी, जिसके कारण 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नामक सबसे पहला भाषा के आधार पर एक नए प्रांत का निर्माण हुआ। जैसे कि हमने ऊपर देखा, आंध्र प्रदेश के निर्माण से प्रेरित होकर अन्य भाषी समुदायों ने भी अलग अलग प्रांतों की मांग की, जिसके कारण कई प्रांतों की सीमाओं में बदलाव किया गया। इनमें प्रमुख भाषाएं थी असमिया, बांग्ला, उड़िया, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु। इस प्रकार 1956 तक अनेक प्रांतों का निर्माण हुआ। 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1963 में नागालैंड गठित हुआ। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और उसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तोड़ दिया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनाए गए। 1987 में मिजोरम का गठन किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, किन किन राज्यों को 1954 में भारत में मिलाया गया था। तो आज़ादी के बाद भारत के कई क्षेत्रों पर फ्रांसीसियों तथा पुर्तगालियों का शासन था। पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहे और कराईकल या नाम पर से 1954 में फ्रेंच शासन को समाप्त कर दिया गया। 1954 में ही गोवा, दमन दीव, दादरा और नगर हवेली पर से पुर्तगाली शासन का अंत हो गया। सभी को भारत में मिला लिया गया। तो ये सारे राज्य थे जिनको 1954 में भारत में मिला लिया गया। तो योजना आयोग ने आर्थिक विकास के लिए क्या सुझाव दिया था। तो योजना आयोग के सदस्य जेसी कुमारप्पा तथा मैडलिन स्लेड का मानना था कि औद्योगिक विकास का बुरा प्रभाव पर्यावरण पर होगा तथा भविष्य में पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। गांधी जी के समान इन दोनों ने आर्थिक विकास के लिए बड़े बांध के स्थान पर कम खर्च में सिंचाई व्यवस्था, प्राकृतिक स्रोतों की रक्षा, जैविक खाद का प्रयोग, जंगलों की रक्षा आदि पर जोर दिया था। तो ये आर्थिक विकास के लिए सुझाव दिया। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रस्तावों का विरोध क्यों किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, बढ़ते हुए औद्योगिकरण के विरोध में अनेक लोगों ने माना था कि सरकार कृषि के विस्तार के प्रति उदासीन है। इस प्रकार कईयों का मानना था कि सरकार शिक्षा के विकास पर जोर नहीं दे रही है। ठीक है। योजना आयोग के सदस्य जेसी कुमारप्पा तथा मैडलिन स्लेड का मानना था कि औद्योगिक विकास का बुरा प्रभाव पर्यावरण पर होगा तथा भविष्य में पर्यावरण में संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए योजना आयोग के प्रस्तावों का विरोध किया गया था। 12 नंबर है, कूटनिरपेक्ष राज्यों के उद्देश्यों को लिखना था। इसका उद्देश्य था बिना किसी गुट में शामिल हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति निर्धारित करना। कूटनिरपेक्ष राष्ट्रों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय एकता एवं सुरक्षा को उनके साम्राज्यवाद, अपने वैश्विकवाद, जातिवाद, रंग भेद एवं विदेशी आक्रमण, सैन्य अधिकरण, हस्तक्षेप आदि मामलों के विरुद्ध उनके
युद्ध के दौरान सुनिश्चित करना है। तो ये उनका उद्देश्य था गुटनिरपेक्षता। और अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन हमने बहुत पहले लिख लिया था, लेकिन टाइम ना होने के कारण इसको अभी शूट कर रहे हैं और ये अपलोड होगा, ठीक है। तो अभी टाइम ना होने के कारण वीडियो अभी आता नहीं है, मैथ वगैरह का भी वीडियो अभी मतलब एक तरीके से रोक रखा है, ठीक है। अभी बना ही नहीं रहे क्योंकि टाइम नहीं है, कुछ अपना काम है, ठीक है, पढ़ाई का ही है, तो वो कर रहे हैं, इसलिए अभी ये सब मतलब पेंडिंग है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, सार्क संगठन का संक्षेप में विवरण दें। तो दक्षिण एशिया के देश जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव के साथ भारत ने सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क की स्थापना की थी। बाद में अफगानिस्तान भी इसका सदस्य बना। इसकी अस्थाई सचिवालय काठमांडू यानी नेपाल में स्थित है। इसकी प्रथम बैठक 1985 में ढाका में हुई थी। इसकी दक्षिण एशिया में मित्रता, सहयोग, सामूहिक स्वावलंबन, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक विकास तथा सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठी और तस्करी को रोकना इस संगठन के मुख्य उद्देश्य है। तो ये हमारा लघुतरीय प्रश्न हो गया। नेक्स्ट हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी देख लेंगे बहुत जल्दी। अब यहाँ पे वीडियो है ना, एक्चुअली धीरे धीरे यहाँ पे वीडियो को रेगुलरिटी में मतलब लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो वीडियो को पेंट करते मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।